नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। दुनिया में इस समय संभवतया युद्ध का ही माहौल चल रहा है। कुल मिलाकर के एक युद्ध खत्म होता है, दूसरे की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। लग रहा है कि अमेरिका को इस समय दुनिया में पंचायती का जो नया शौक चढ़ा है, उसके चलते वो एक युद्ध के बाद दूसरे युद्ध तक पहुंचने का कार्यक्रम बना लेता है। हाल ही में कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हुआ, उस सीज फायर के बाद में कुछ ही समय बीता होगा, नाटो की बैठक आयोजित होती है। मेरे प्यारे साथियों, नीदरलैंड के अंदर है हेग, और वहां पर बैठक हो रही है नाटो कंट्रीज की। नाटो कंट्रीज में 32 नाटो कंट्री हैं, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 32 सदस्य हैं जो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। इन नाटो कंट्रीज की बैठक जो आज और कल आयोजित हो रही है, यानी कल जो बीत गया और वो आज 24 और 25 तारीख को आयोजित हो रही है। और इस बीच में चिंता व्यक्त की गई है कि साहब, चाहे ईरान इजराइल निमट गया हो या फिर रशिया यूक्रेन चल रहा हो, इस बीच में एक और युद्ध है जो बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है, और उस युद्ध का नाम है चीन का ताइवान पर हमला। नाटो के चीफ ने इस मंच पर सबके सामने पब्लिकली ये बात रखते हुए कहा कि भाई, चिंता करिए कि चाइना इस समय नाटो पर हमला करने की बड़ी प्लानिंग में है और उसके साथ रूस इस हमले में सहयोगी बनेगा। इसकी लगातार तैयारियां चल रही हैं। हम उस विषय पर आगे ना बढ़ें, अगर हम उस विषय पर आगे ना बढ़ें, इसलिए हमें रोकने के लिए ये यूरोप में पुतिन से हमला करवाएंगे, हम अपना ध्यान बांट कर रखेंगे, उधर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेगा। ऐसे में खबर बनकर आना शुरू होती है नाटो चीफ की चिंता कि चाइना लगातार मिलिट्री बिल्टअप पर पैसे खर्च कर रहा है ताइवान पर हमला करने के लिए। उसने दुनिया को आह्वान करते हुए कहा, नाटो चीफ मार्क रूट ने 32 देशों से कहा कि हमें आवश्यकता है यह समझने की कि चीन ताइवान पर कब्जा ना कर ले, उसे रोकने के प्रयास करने होंगे। ऐसे में हम आपको बताएंगे नाटो चीफ की चिंताएं क्यों बनी, कितनी जायज है उनकी ये चिंता। जायज शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चाइना असल मायने में इस समय मिलिट्री पर जो खर्च कर रहा है, वो खर्च दुनिया को चिंतित करने वाला है। एशिया में जितने भी देश हैं उनमें कंट्री वाइज अगर स्पेंडिंग देखें कि लोग सेना पर कितना खर्च कर रहे हैं, उसमें से चीन अकेला कंप्लीट एशिया में 60% खर्च कर रहा है। मतलब एशिया के टोटल देशों का जो खर्चा है, मान लीजिए 100 रुपया, तो 60 रुपया सेना के ऊपर केवल चाइना खर्च कर रहा है। ऐसे में चीन के द्वारा जो यह खर्च बढ़ाया गया है, इससे चिंतित अमेरिका हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ताइवान की गारंटी लिए बैठा है। एक तरीके से ताइवान को हथियार बेचकर एक व्यापार का मार्ग बनाकर चलता है। ऐसे में इन दोनों पार्टियों में ताइवान को हथियार मिलते रहे, ताइवान डरता रहे, इसकी सुरक्षा के नाम पर अमेरिका इसे हथियार बेचता रहे, यह इनका प्रमुख एजेंडा है। चाइना ताइवान एक दूसरे के आमने सामने कैसे कैसे हुए, कब कब हुए, इस पर तो हालांकि हमने और सेशंस किए हुए हैं, लेकिन फिलहाल ट्रंप के काल में क्या संभावित है उसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि ट्रंप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हाल ही में चीन के साथ ट्रेड करने को प्राथमिकता दी और उन्होंने इनके साथ व्यापारिक सहयोग को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। इन्होंने हाल ही में टैरिफ बैरियर्स को मुक्ति देते हुए एक दूसरे के साथ भविष्य के सहयोग को आगे बढ़ाने का प्लान एग्जीक्यूट किया है। ऐसे में नाटो सेक्रेटरी के द्वारा, मार्क रूट के द्वारा यह कहा जाना कि ताइवान पर हमला करने की जबरदस्त प्लानिंग चल रही है, इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। एनीवे, इस बारे में और डिटेल से बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा नाटो का भी अपडेट आप जान लें। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स में अमेरिका के सहयोगी देश शामिल होते हैं, जिन्होंने अटलांटिक ओशियन के दोनों तरफ स्थित कंट्रियों को एकजुट इसलिए किया कि कल को कहीं शीत युद्ध के काल में यूएसएसआर उन पर हमला ना कर दे। सोवियत रूस के डर से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने एक होकर अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित किया। जिन्हें भी रशिया का डर था उस समय, सोवियत रूस का जिन्हें डर था, उन्होंने एकजुट होने का निर्णय इसलिए लिया कि हम लोग एक हो जाते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई हमला ना कर सके। इस एकजुटता को दिखाने के लिए कि हम एक हो जाते हैं ताकि हम पर कोई हमला ना कर सके, इस एकजुटता को दिखाने के लिए ये लोग हर साल एकत्रित होते हैं
बनाया इसलिए गया था कि सोवियत रूस जब तक है उसके लिए हमें एकजुट रहना होगा। सोवियत रूस 1991 में 15 देशों के अंदर टूट गया। अब 15 देशों में सोवियत रूस तो टूट गया, लेकिन नाटो अभी भी बरकरार है, लगातार एक्सपेंड हो रहा है। 32 देशों का यह समूह बन चुका है। इन्हीं 32 देशों में शामिल होने की मंशा यूक्रेन रखता था। रशिया इसीलिए उससे नाराज हुआ। रशिया इस बात से खफा था कि तुम नाटो में घुसोगे तो कल को तुम पर जैसे ही हम हमला करेंगे, तुम्हारे साथ बाकी सब एकजुट होकर आ जाएंगे हमसे लड़ने के लिए। इसलिए रशिया नहीं चाहता कि यूएसएसआर काल का कोई भी देश नाटो का सदस्य बने। यही कारण था उसके रशिया का यूक्रेन से नाराज होने का। फिलहाल ये नाटो कंट्रीज आपस में बैठक कर रहे हैं और इन सब में सबसे पावरफुल है अमेरिका। हाल ही में नाटो थोड़े दिन पहले भी सुर्खी में रहा था, जब ट्रंप ने नाटो कंट्रीज को यह कहते हुए धमका दिया था कि देखो, सुरक्षा के नाम पर हमने यह समझौता जरूर कर रखा है कि तुम पर कोई आंच आएगी तो मैं निकल कर आऊंगा, लेकिन तुम तो मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट हो गए। ऐसे में ट्रंप ने कहा कि अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं सही मायने में तुम्हारा साथ दूं, तो तुम लोगों की जितनी जीडीपी है उसका कम से कम 5% डिफेंस पर खर्च करो। मतलब एक तरह से यह कहा जा सकता है कि ट्रंप ने उन सब देशों के अंदर यह जज्बा जगाया कि तुम मुझ पर निर्भर मत रहो, अपना डिफेंस सिस्टम पहले बिल्ड करो। आप लोग तो जीडीपी पर खर्च करते नहीं, जीडीपी का पैसा खर्च करते नहीं हैं, मुझसे डिफेंस के नाम पर खर्च करवाते चलते हैं। डिफेंस के अंदर एग्रीमेंट यह कर रखा है कि हम पर कोई दिक्कत आएगी तो साहब हमारी रक्षा करने आना। तो तुम पर रक्षा करने की जिम्मेदारी मैं लेकर लगातार अपना खर्च बढ़ाए जा रहा हूं। तुम लोग भी खर्च करो ताकि यूनिफाइड होकर के हम किसी के साथ लड़ सकें। ट्रंप ने जब शुरू में यह बात बोली तो यूरोप में इसके खिलाफ काफी प्रतिक्रियाएं हुई कि यार, ट्रंप ने हमको पहले तो कहा कि कुछ भी खर्चा मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और अब हमसे यह खर्चा करवा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो ट्रंप सही करवा भी रहे थे। ट्रंप सही क्यों करवा रहे थे? क्योंकि अल्टीमेटली ट्रंप को यह पता था कि अगर इन देशों से खर्च नहीं करवाया तो ये तो फिर मेरा भी माल नहीं खरीदेंगे, मुझसे मेरे डिफेंस इक्विपमेंट बिकेंगे कैसे, डिफेंस कंपनियां व्यापार में कैसे आगे बढ़ेंगी, मेरे हवाई जहाज खरीदेगा कौन, इनका डिफेंस बजट बढ़ेगा, इन्हें खरीदना पड़ेगा, खरीदने के लिए मैं बैठकर चली रहा हूं। तो ट्रंप ने केवल यही काम किया। ठीक है साहब, अब ये नाटो कंट्रीज आपस में मीटिंग करने के लिए तैयार हुए। 24 जून को मीटिंग होनी थी। ऐसे में ट्रंप का भी आना था, ट्रंप आए, लेकिन इससे पहले मार्क रूट ने उन्हें सूचना दी कि सर, वो जो आपने कहा था ना अपनी जीडीपी का 5% खर्च करो, सर हम सब तैयार हो गए हैं, आप आइए, हम आपकी विचारधारा से सहमत हैं। आपने सही कहा था कि हमें 5% डिफेंस बजट पर खर्च करना चाहिए, सब देश तैयार हो गए हैं। तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग आप यह भी निकाल सकते हैं कि अब नाटो का हर देश अगर अपनी जीडीपी का 5% खर्च करेगा तो ऐसे में जीडीपी के हिसाब से दुनिया में डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगी। ऑलरेडी कुछ ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास दुनिया में रक्षा पर खर्च हो रहा है, लेकिन अब यह खर्च और बढ़ेगा, और खर्च जब बढ़ेगा, जिसके पास हथियार होता है उसकी एक दिक्कत होती है कि वो शांति अपने दम पर स्थापित करने निकलता है और वहीं से संघर्ष जन्म लेता है। नाटो कंट्रीज में अगर इस तरह की होड़ छिड़ गई तो हो सकता है नए प्रकार के युद्ध भी देखने को मिल जाएं। खैर, फिलहाल के लिए ये सभी की सभी नाटो कंट्रीज हैं, इनका फोटो सेशन हो चुका है। आपको यहां पर ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, तो साथ में जेलेंस्की भी यहां पर कोट पैंट पहने हुए आपको तस्वीरों के अंदर दिखाई दे रहे हैं। यह बड़ी खबर बनी कि जेलेंस्की कोट पैंट पहनकर आ गए। शायद ईरान इजराइल के बीच में युद्ध रुकने से वो समझ गए होंगे कि अब मुझे भी रुक जाना चाहिए, इसलिए वो कोट पैंट में आई है। अपने आप में एक बड़ी खबर बनी है। फिर आप पूछेंगे ये व्यक्ति आ कैसे गया यहां पर, क्या ये नाटो कंट्री है? नहीं, नाटो नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे G7 में प्रधानमंत्री मोदी गए हों। इसको स्पेशल इन्वाइट किया गया नाटो ने सॉलिडेरिटी शो करने के लिए कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। ये है मार्क रूट, जिनका बयान इस समय सुर्खी बना हुआ है, और इनका कहना है कि डिफेंस की जो स्पेंडिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और उन डिफेंस स्पेंडिंग में चाइना लगातार खर्चे बढ़ा रहा है, और खर्चे के साथ साथ वो रूस को अपने साथ लेकर चल रहा है। चाइना असल में खर्चा बढ़ा क्यों रहा है? तो बात आती है ताइवान के खिलाफ काम करने के लिए। ताइवान कहां है? जैसे वर्ल्ड मैप पर देखा जाए तो जूम करके दिखाई दे, इत्तू सा ताइवान है। ताइवान को जूम करके देखें तो ये इस तरह से दिखाई पड़ता है। ताइवान को अगर आप देखें तो साउथ चाइना सी के उत्तर भाग में ताइवान है। चाइना इस पूरे समुद्र को क्लेम करता है। इस ताइवान को चाइना के साथ में रिफ्ट क्या है वो जान लीजिए। देखिए क्या है, चाइना में
पहले जो विचारधारात्मक रूप से लोग रहा करते थे, जो लोकतंत्र के हितैषी थे, जो साम्यवाद विरोधी थे, पूंजीवाद समर्थक थे, उन्होंने चाइना के अंदर जब विरोध देखा खुद के खिलाफ, तो वो लोग यहां से निकले और आकर इस आइलैंड पर बस गए। असल मायने में थे ये लोग चाइनीज ही, लेकिन विचारधारात्मक रूप से इन्हें लगा कि हमारे लिए जगह नहीं है चाइना में, तो ये यहां से निकलकर आइलैंड पर बस गए। तो इसको ऐसे समझिए कि आज हमारे देश के अंदर इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, एक राजनीतिक पार्टी को यह लगने लगे कि बहुत सारे लोग उन्हें पसंद नहीं करते, उनकी विचारधारा का समर्थन नहीं करते, तो यहां से निकल जाना चाहिए, कहीं और चल के रह लेंगे। ऐसे करके अगर राजनीतिक पार्टी शिफ्ट करके दूसरी जगह चली जाए तो वो नया देश बन जाता है, और वैसा ही नया देश यहां पर बन गया है। ऐसे में ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ये रिपब्लिक ऑफ चाइना कुछ इस प्रकार से दोनों ने अपने नाम चाइना पर ही रख लिए, दोनों अपने आप को चाइना कहने लगे। ताइवान ने चूंकि निकल करके अलग विचारधारा के नाम पर काम करना शुरू किया, तो चाइना के खिलाफ ताइवान की विचारधारा, ये साम्यवादी था तो ये पूंजीवादी था। पूंजीवाद जो है वो यूरोप के द्वारा गिफ्ट था दुनिया को कि ये लीजिए साहब कि आप लोगों को गिफ्ट मिला है। ऐसे में ताइवान जो है वो पूंजीवाद से प्रभावित होने के चलते अमेरिका और यूरोप के बहुत नजदीक रहा। चाइना लगातार साम्यवाद के जड़ में रहा। ऐसे में दोनों देशों में विचारधारात्मक लड़ाई तो रही, पूंजीवाद और साम्यवाद एकदम आगे आकर खड़े हो गए। दोनों के बीच में आज भी यही बवाल है। चाइना कहता है कि तुम तो हमारे हो, क्षेत्र भी हमारा है। ताइवान कहता है नहीं, मैं अब अलग कंट्री हूं, मुझे अलग इज्जत मिलनी चाहिए। हालांकि जो देश वन चाइना पॉलिसी मानते हैं, जैसे आज भारत वन चाइना पॉलिसी मानता है, अर्थात पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना को दोनों को दो देश ना मानकर एक ही देश मानता है। ऐसे में हम इन दोनों को एक नाम से कंसीडर करते हैं, हम चाइना एक ही मानते हैं, भले ही हम ताइवान से अलग रिश्ते रखते हो। अमेरिका भी चाइना जो शब्द है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना एक ही शब्द है, हम दोनों को एक ही मानते हैं, हम चाइना दूसरा नहीं मानते। इसीलिए हम ताइवान नाम से अलग जगह को स्थान देते हैं, हम ताइवान को अलग वैल्यू देते हैं। उम्मीद है कि आप इस बात को थोड़ा वैल्यू कर पाएं। ठीक है साहब, चाइना इस ताइवान में अपने खिलाफ बनते माहौल को देखता है तो इसको कब्जाने निकलता है। इसी के चलते हमने आपको साल भर पहले एक सेशन बताया था जिसमें ताइवान के खिलाफ चाइना लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा था। युद्ध की तैयारियां ये बार बार मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम पर करते हैं। ये हर बार बिल्कुल इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं कि किसी दिन मिलिट्री एक्सरसाइज खुद से एक युद्ध कही जा सकेगी। आप ऐसे समझिए, जब रशिया को यूक्रेन पर हमला करना था तो पहले उसने मिलिट्री एक्सरसाइज नाम से ही यूक्रेन के बॉर्डर पर सेना को एकत्रित किया और अचानक धावा बोल दिया और यूक्रेन पर हमला हो गया। यानी कि तरीका यही होता है, पहले मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है ये जताने के लिए कि हां कुछ ऐसा करेंगे। अब ये अभ्यास है कि रियलिटी जिस दिन बन गया उस दिन ताइवान पर हमला हो जाएगा। तो चाइनीज जो सेना है वो ताइवान के सामने अपने जहाज, जंगी जहाज, हवाई जहाज, बेड़े सब लेकर खड़ी हो जाती है। और ये सबसे ज्यादा हाइट तब पकड़ा जब नैन्सी पेलोसी जो अमेरिका की प्रतिनिधि थी वो यहां पर लैंड की। तो उस समय तो चाइना ने बिल्कुल ताइवान को घेर ही डाला था। वर्ष 2022 से लेकर 25 के बीच में अब तक 5 बार चाइना ताइवान के सामने ऐसे युद्ध अभ्यास कर चुका है। अभी ताजा अप्रैल में इन्होंने किया, जिसे स्ट्रेट थंडर 2025 ए नाम दिया, जिसमें 2 दिवसीय पीएलए के द्वारा ऐसा युद्ध अभ्यास था कि बस अब हम गए और जाकर के उसके सीमा क्षेत्र का हमने इंटरफेयर किया और ताइवान के चारों तरफ पहुंच गए। मतलब आप हालत ऐसे सोचिए, यहां ये लोग एकत्रित होते हैं, अपने पानी के जहाज, अपने हवाई जहाज, इन सब को लेकर के ये लोग इसके चारों तरफ चक्कर काटने लगते हैं, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। जैसे गुंडा कई बार लड़कियों को परेशान करने के लिए मोटरसाइकिल नहीं घुमाता है चारों तरफ, कुछ वैसे ये लोग ताइवान के चारों तरफ अपने जहाज घुमाना शुरू कर देते हैं कि बेटा तुझ पर मारेंगे, तुझको मारेंगे, ऐसा करते करते फिर अपने हवाई जहाज को स्टंट मारते हुए लेकर जाते हैं। तो स्टंट मारते हुए आप देखें कि ये जो क्षेत्र है जिसको ताइवान अपना मानता है, उस क्षेत्र के अंदर तो ये लगभग हर बार अपना जहाज घुसा के चले आते हैं। ताइवान के भीतर तक जो कंटेजियस क्षेत्र है उस तक इनका प्रहार रहता है कि वहां तक पहुंच जाएंगे तुम पर हमला करने के लिए। तो ताइवान को ये जब युद्ध अभ्यास करते हैं, परेशान करते हैं। ये कुछ डेटा है जो दर्शाता है कि कितनी बार इनके फाइटर जेट ताइवान के क्षेत्र के अंदर तक पहुंचे। ये काम लगातार चाइना कर रहा है। मतलब हद यह है कि पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाता है ताइवान को जब चाइना के द्वारा युद्ध अभ्यास किया जा रहा होता है। चाइना वर्तमान में जो ताइवान के अंदर बैठे हुए लाई चिंगटे नाम के प्रेसिडेंट हैं, उनको पैरासाइट मानता है कि परपोसी है, ये केवल जीता ही हमारे वजह से है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो उस सत्ता को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। जब बाइडेन यहां हुआ करते थे तो वो ताइवान के साथ मुखर थे कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं, लेकिन जब से ट्रंप आए हैं टेंशन ये है कि ये बिक जाता है आदमी, हर बार ये ट्रेड को आगे ले आता है। ये वो आदमी है, हाल ही में ईरान के साथ भी सीज फायर पर इसलिए तैयार हो गया कि तेल बेचकर पैसा कमाओ, हमें भी देना।
ये वो व्यक्ति है जो कि सत्ता परिवर्तन के लिए निकला था, लेकिन ईरान के साथ में इस बात पर सेटल करके आ गया कि बढ़िया ट्रेड करेंगे। बिल्कुल वैसे ही इंडिया पाकिस्तान के बीच में समझौता कराने का ये दम्भ भरता है, लेकिन चाइना के साथ इसलिए सेटल हो गया कि हाँ ठीक है, माफी चाहूंगा, पाकिस्तान के साथ इसलिए सेटल हो गया कि ठीक है तुम मेरा क्रिप्टो खरीद लो, सारा मामला सेटल हो जाएगा। ऐसे ही इजराइल ईरान में ईरान के साथ ये इसलिए सेटल हो गया कि हाँ ठीक है तुम तेल बेचना, मेरे लिए भी पैसे कमा के देना, ठीक हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये व्यापारी आदमी कल को अगर ताइवान के नाम पर युद्ध शुरू भी कर दे तो हो सकता है ताइवान की सारी कंपनियों को उठा करके अमेरिका ले जाने की डिमांड रख दे कि मैं तुम्हारी सुरक्षा में आया था, मेरा व्यापारिक सेंस कहता है कि तुम्हें यहां से निकलना चाहिए, चलकर अमेरिका सेटल हो जाना चाहिए, अदरवाइज मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि यह आदमी किसी के साथ भी मांडोली कर सकता है, जहां से इसे व्यापारिक हित दिख रहे होते हैं वहां से यह समझौता कर लेता है। मतलब चाइना के खिलाफ इसने 150% तक टैक्स लगाए, बाद में उन्हीं 150 को हटा करके आधे से भी कम पर ले आया, कहता है कि नहीं नहीं व्यापार करना है। तो यह व्यापारी आदमी, इसको व्यापारिक हित देखने, ये युद्ध में ले जाकर ही, मतलब ये वो दोस्त है जो आपको बिल्कुल जंगल में शेर के सामने ले जाकर खड़ा छोड़कर फिर पूछता है बता अपना सामान मुझे देगा कि नहीं देगा, ये वैसा मित्र देश है। ऐसे में इस व्यक्ति के ऊपर तो विश्वास करना मुश्किल है, और ताइवान की चिंता भी यही है कि ये आदमी अगर रहा तो ऐसे में चाइना जो है ना वो इसको खरीदना समझ जाएगा, उसे पता रहेगा कि इसे कैसे खरीदना है। देखो पुलिसिया भाषा में एक लाइन बोलते हैं, सरकारी सिस्टम में एक लाइन चलती है, अधिकारी वो बुरा होता है जिसके बारे में यह ना पता हो कि यह करप्ट है कि मतलब करप्शन रहित है या करप्शन युक्त है। वो बेकार अधिकारी माना जाता है जिसके बारे में पता ना चले। विभाग को या फिर जो बिचौलिए हैं उन्हें पता चल जाए कि यह आदमी करप्ट है और यह इस काम के इतने पैसे लेगा, उसके बाद उस क्षेत्र के जितने भी अपराधी हैं या फिर जितने भी समाज कंटक हैं जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं वो अति प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्नता का कारण यही होता है कि अरे पता है यार पैसे लेता है, ठीक है भाई पैसे पहुंचा देना। ऐसे में दिक्कत ताइवान को यह हो रही है कि वो खरीदना जानता है कि चाइना जो है वो इसको खरीद लेगा, चाइना के पास ताइवान से हमेशा ज्यादा पैसा रहेगा, व्यापारिक हितों में यह आदमी बिक जाएगा। ऐसे अधिकारी चिंता का कारण बन जाते हैं। तो यह फिलहाल के लिए दुनिया के लिए चिंता बन गया। जैसे आप हर बार देखिए ना, पहले रशिया यूक्रेन के केस में इसने रशिया से मांडोली कर रखी थी, फिर रशिया से मांडोली करते करते यूक्रेन से मांडोली करके पैसे लेके बैठ गया। ऐसे ही ईरान और इजराइल के बीच में सब सही चल रहा था, लास्ट में तेल के नाम पर सेटल हो गया। भारत पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान में अपना क्रिप्टो बेच के सेटल हो गया। यह अक्सर हारने वाली पार्टी को तो पूरी तरह से अपने साथ खरीद लेता है। ऐसे में ये ताइवान को भी हो सकता है कि यह लालच दे कि या तो तुम अपना माल दो, नहीं तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। तो डर रहे हैं लोग, इसकी सत्ता से डर रहे हैं, और ऐसे में यही कारण है कि ताइवान को खरीदने पड़ रहे हैं हथियार अमेरिका से। अभी ताजा ताजा खबर है पिछले महीने की कि ताइवान ने अपने खर्चे बढ़ा दिए हैं वेपन की परचेज के ऊपर, और इसी के चलते मार्क रूट कह रहे हैं कि चाइना से डरने की आवश्यकता है। पीछे वो भी नहीं खड़ा है, वो भी तगड़ा प्रैक्टिस कर रहा है, तगड़े पैसे खर्च कर रहा है। मिलिट्री स्पेंडिंग की अगर बात की जाए ना दुनिया में, तो 2024 में अकॉर्डिंग टू सिप्री, स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो ये जानकारी देता है कि दुनिया में कितना डिफेंस पर खर्च हो रहा है, उसके अनुसार पूरी दुनिया ने मिलिट्री स्पेंडिंग $3.25 ट्रिलियन की थी वर्ष 2024 में, जो 2023 की तुलना में लगभग 9.5% ज्यादा थी। बोले इन देशों में 60% जो खर्चा करने वाले देश थे उनमें नाम यूएस, चाइना, रशिया, जर्मनी और इंडिया का था। इसमें से भी जो चाइना है वो यूरोप के अंदर लगभग 60% मिलिट्री स्पेंडिंग, लगभग $314 बिलियन का खर्चा करने वाला अकेला देश था। चाइना लगातार इतना खर्चा कर रहा है, इसके बारे में सिप्री की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई जून 2025 में, उसमें कहा गया कि इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं 2030 तक चाइना के पास वो अमेरिका और रशिया के बराबर होंगी। साथ ही साथ ये हर साल 100 से ज्यादा नए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा रहा है। चाइना लगातार अपना असलहे पर खर्चा करता चला जा रहा है। ऐसे में ताइवान को इस बात की चिंता है कि चाइना जो मिलिट्री का बिल्टअप तैयार कर रहा है उसके चलते हुए ताइवान संभावित रूप से हमला पाएगा ही पाएगा। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं कि चाइना ने इंटरनली वर्ष 2027 को मार्क किया हुआ है कि हम ताइवान पर उस दिन हमला कर देंगे, लेकिन हमले की स्थितियां अगर चाइना पहले ही भांप गया कि ट्रंप को सेटल किया जा सकता है तो हो सकता है वो कभी भी हमला कर दे। यही कारण है कि 2027 सुर्खियों में है कि ताइवान पर हमला होगा, लेकिन ट्रंप के व्यवहार को अगर चीन सही से समझ गया हो तो वो भले ही कल ही हमला कर दे, क्योंकि ट्रंप कोई दुनिया के लिए चिंता नहीं है, क्योंकि ट्रंप को खरीदा जा सकता है। ताइवान जो है वो अपने आप को देश जरूर मानता हो, लेकिन चाइना कहता है कि वो तो मेरा हिस्सा है, तो उस पर मुझे एग्रेशन क्या करना, मैं तो वैसे ही उठकर चला जाऊंगा। अब ऐसे में इन दोनों के बीच में खैर शीत युद्ध का रूप व्यावहारिक रूप ले चुका है। चाइना कहता है एक बार तो कि मैं अंदर घुसूंगा, चाइना फिर दूसरी लाइन कहता है कि तुम तो मेरे ही हो तो घुसना क्या, तुमसे बिना पूछे घुस जाऊंगा। कुल मिलाकर दोनों के बीच में कलेश मचा हुआ है, जैसे क्लैश कह रहे हैं, और
और ऐसे में बीजिंग जो है वो पूरी तरह से तैयारी में है कि मुझे अंदर जाना है। इस पर मार्क रूट जो नाटो चीफ है, इनका कहना है कि इस आदमी का सहयोगी बनेगा पुतिन। पुतिन कैसे बनेंगे? बोले पुतिन को पता है कि चाइना को सपोर्ट कैसे किया जा सकता है। वो क्या करेंगे कि यूक्रेन वाला हिस्सा छोड़कर यूरोप के किसी और देश पर हमला बोल देंगे। उससे क्या होगा? नाटो देश जो है वो रूस से युद्ध करने में अंगेज हो जाएंगे। अगर वो वहां अंगेज हुए तो ये व्यक्ति चाइना से कहेगा कि अब तुम इतने में हाथ साफ कर लो। असल मायने में तैयारी भी यही थी। जब रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा था उस समय तैयारी थी कि चाइना ताइवान पर हमला कर लेगा, लेकिन उस चाइना के द्वारा ताइवान पर उन दिनों हमला हुआ नहीं, वो चीजें बची रह गई। इसी बात को मार्क रूट कहते हैं कि हमें अब तैयार रहना चाहिए, ऐसी स्थितियां कभी भी बनकर आ सकती हैं। यही बातें नाटो के अंदर मीटिंग के अंदर कही गई। नाटो कंट्रीज ने अपने द्वारा इन बातों को रखा। दोनों इन्हीं के डर से चिंतित थे, दोनों अपनी तरफ से बातें कर रहे थे कि नाटो को तैयार हो जाना चाहिए। हमारी इस समिट में यह तैयारी कंफर्म हो कि अमेरिका ताइवान को कैसे बचाएगा, हमारी तैयारियां क्या होंगी। इस बीच में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा कि चाइना ताइवान को इन्वेड नहीं करेगा, अगर ऐसा होगा तो हम युद्ध में शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब अमेरिका ने भी एक तरह का आश्वासन देने का प्रयास किया ताइवान को, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन चिंता क्यों ना करे ताइवान? बेचारे यूक्रेन के साथ भी खड़ा था अमेरिका, लेकिन बाद में तुम उस बेचारे को इस तरह से जलील कर दिए कि तुम्हारे पास क्या ही है जो तुम अपनी रक्षा कर पाओगे। तो ताइवान डर इसी वजह से फिलहाल के लिए रहा है। चाइना अपने आप में अमेरिका को यह कह रहा है कि आप हथियार बेचकर अच्छा नहीं कर रहे हो ताइवान को, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हम बेच ही इसलिए रहे हैं ताकि हम उसे भविष्य में अपने सहयोगी के रूप में रख सकें, उसके साथ में रह सकें। अमेरिका एक और दांव चल रहा है और वो ये है कि आईएमएफ जो है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दुनिया के अंदर क्या दो तरह की बैंक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जो कि अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त है। उनको दुनिया भर में लोन देने होते हैं, सब काम करने होते हैं। ऐसे में आईएमएफ में ताइवान सदस्य हुआ करता था। 1980 में अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी मानते हुए पीओसी और आरओसी, यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना, दोनों को एक मान लिया और चाइना को एक मानते हुए ताइवान को वहां से बाहर निकाल दिया। अब अमेरिका चाह रहा है कि ताइवान को फिर से एंट्री कराई जाए ताकि थोड़ा मसाला आए। इसी वजह से अमेरिका के अंदर जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने इस बिल को प्रस्तावित किया है कि ताइवान को आईएमएफ में शामिल करिए। अब यह मामला सीनेट तक जाना है, सीनेट अगर एग्री कर देता है तो ताइवान की एंट्री हो जाएगी। कुल मिलाकर अमेरिका का अब नया स्वाद ताइवान बन रहा है। मार्क रूट ने अपने डर से इस बात की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित कर दिया है। अगर युद्ध ना भी हो रहा होगा तो ये लोग करवा देंगे, ऐसी फीलिंग फिलहाल के लिए रूप में दिखाई दे रही है। बाकी ट्रंप ने अपने फिर से वही पुराने अंदाज में मार्क रूट की जो चैट है उन्हें लीक कर दिया और कहा कि देखो, इन्होंने कह दिया है कि 5% ये जीडीपी का खर्च करने के लिए तैयार हो गए हैं और इन्होंने मुझे ग्रेट कहा है। खैर, ट्रंप ग्रेट हैं और ट्रंप दुनिया में युद्ध लाते हैं और ट्रंप दुनिया में युद्ध से शांति पहुंचाते हैं। ये दुनिया भविष्य में अपनी तरफ से समीक्षा में बता ही देगी। फिलहाल के लिए तो इतना ही है। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपको क्या लगता है कि युद्ध कब तक संभावित है? ताइवान विषय भी है या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और हां, हमने अभी इजरायली राजदूत का एक इंटरव्यू किया था, अगर आप चाहें तो अंकित इंस्पायर इंडिया पर जाकर के आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।